वेलकम टू द डे 4 ऑफ द 90 डेज सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं 21 डिसेबिलिटीज के बारे में जो हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में पढ़ी थी कल। उनको आज हम डिटेल में जानेंगे कि हर डिसेबिलिटी में क्या डेफिनेशन, क्या टाइप, सिम्टम, कॉजेज, एग्जाम्पल, एजुकेशनल सपोर्ट, टीचिंग स्ट्रेटजीज आती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी डिसेबिलिटीज के बारे में। इसमें हम पहले पढ़ेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट को। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ विजन ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, मेडिसिन या सर्जरी से फुली करेक्ट नहीं हो पाती है। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, ब्लाइंडनेस और लो विजन। ब्लाइंडनेस में विजुअल एक्विटी बेटर आई में 3/60 से कम होती है या विजुअल फील्ड 10 डिग्री से कम होता है। लो विजन में पर्सन की विजन रिड्यूस्ड होती है, लेकिन असिस्टिव डिवाइस जैसे मैग्नीफायर या लार्ज प्रिंट मटेरियल से इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एजुकेशनल सपोर्ट में फ्रंट रो सीटिंग, ब्रेल या लार्ज प्रिंट बुक्स, ऑडियो लर्निंग, वर्बल डिस्क्रिप्शन, मैग्नीफायर और असिस्टिव डिवाइसेस का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। ये हियरिंग का पार्शियल या कंप्लीट लॉस होता है जो कम्युनिकेशन और लर्निंग को इफेक्ट करता है। डिग्रीज ऑफ हियरिंग लॉस याद रखिएगा, माइल्ड 26 to 40 dB, moderate 41 to 55 dB, moderately severe 56 to 70 dB, severe 71 to 90 dB, profound above 90 dB। dB का मतलब है डेसिबल्स। ओके, एग्जाम्पल 75 dB हियरिंग लॉस वाला लर्नर हियरिंग एड यूज कर सकता है और इंडियन साइन लैंग्वेज या लिप रीडिंग से कम्युनिकेट करता है। क्लासरूम सपोर्ट में देखा जाए तो स्टूडेंट की तरफ फेस करके बात करें, विजुअल एड्स और कैप्शंस का यूज करें, बैकग्राउंड नॉइज कम रखें, क्लियरली और नेचुरल तरीके से बोले और साइन लैंग्वेज या जेस्चर्स एनकरेज करें। अब समझते हैं फिजिकल और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज को। सबसे पहले लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। ये बोन्स, मसल या जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से मूवमेंट और फिजिकल एक्टिविटीज में डिफिकल्टी होती है। ऑफिशियल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर परमानेंट लोकोमोटर डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा है और कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी ने उसे सर्टिफाई किया है तो पर्सन एलिजिबल माना जाता है। क्लासरूम सपोर्ट में बैरियर फ्री एक्सेस, रैंप्स, वाइड डोर्स, एक्सेसिबल डेस्क, एक्स्ट्रा टाइम, असिस्टिव टूल्स और पार्टिसिपेशन इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को समझते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर दोनों में सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस होती है। एजुकेशनल पर्पस के लिए IQ क्लासिफिकेशन जनरली इस तरीके से दिया जाता है, माइल्ड 50 to 69, मॉडरेट 35 to 49, सीवियर 20 to 34, प्रोफाउंड बिलो 20। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12 साल का लर्नर है, क्लास 3 के लेवल पर कॉन्सेप्ट समझता है और रिपीटेड प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए इंडिविजुअल एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाता है। टीचिंग स्ट्रैटेजीज में टास्क को स्मॉल स्टेप्स में तोड़ना, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना, रिपीटिशन, स्ट्रक्चर्ड रूटीन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बहुत इफेक्टिव होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में सिर्फ IQ नहीं, अडेप्टिव बिहेवियर भी असेस किया जाता है और टीचर का फोकस हमेशा लर्नर की एबिलिटीज पर होना चाहिए, उसकी लिमिटेशंस पर नहीं। अब बात करते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ये एक ऐसी न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, बिहेवियर और इंटरेस्ट को अफेक्ट करती है। ये एक स्पेक्ट्रम है जिसे हम अलग वीडियो में समझेंगे। इसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट, सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट डिलेड, रिपीटेटिव बिहेवियर या रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, साउंड्स, लाइट्स और टेक्सचर्स के लिए सेंसरी सेंसिटिविटी हो सकती है, रूटीन पसंद होता है और चेंजेस को एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टी हो सकती है। एजुकेशनल सपोर्ट के लिए विजुअल शेड्यूल्स और क्लियर रूटीन यूज करें, शॉर्ट, क्लियर और सिंपल इंस्ट्रक्शन दें, सेंसरी ब्रेक्स और क्वाइट स्पेस प्रोवाइड करें, विजुअल एड्स, पिक्चर कार्ड्स और सोशल स्टोरीज का यूज करें, पॉजिटिव बिहेवियर और एफर्ट्स को रीइंफोर्स करें। अब बात करते हैं SLD की। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो लैंग्वेज को समझने या यूज करने वाली साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग या मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी होती है। SLD के कॉमन टाइप्स है डिसलेक्सिया, रीडिंग और डिकोडिंग में डिफिकल्टी होना, डिस्ग्राफिया, राइटिंग और हैंडराइटिंग में डिफिकल्टी होना, डिसकैलकुलिया, नंबर और कैलकुलेशन समझने में डिफिकल्टी होना। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्राइट स्टूडेंट सिंपल वर्ड्स पढ़ने में स्ट्रगल करता है और स्पेलिंग या मैथ एरर भी फ्रीक्वेंटली करता है। एजुकेशनल सपोर्ट की बात करें तो मल्टी सेंसरी टीचिंग का यूज करें, सी, से और डू। इस स्ट्रैटेजी से पहले बच्चा कंसेप्ट को देखेगा,
बोलेगा, उसके बाद उसे करेगा। टास्क और टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा टाइम दें, लार्ज फॉन्ट और रीडिंग एड्स का यूज करें, रिटन और ओरल दोनों इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, एफर्ट्स को एनकरेज करें, सिर्फ एक्यूरेसी को नहीं, क्योंकि जब बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तभी हम उसको आगे रेमेडियल प्लान दे पाएंगे। अब समझते हैं मेंटल इलनेस और सेरेब्रल पॉल्सी को। मेंटल इलनेस एक ऐसी कंडीशन है जो थिंकिंग, इमोशन, मूड या बिहेवियर को अफेक्ट करती है और डेली फंक्शनिंग में इंटरफेयर करती है। कॉमन कंडीशंस डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका एग्जाम्पल है, एक लर्नर एंजाइटी की वजह से क्लास में बोलने से बचता है और टेस्ट के दौरान नर्वस फील करता है। अगर आपको इनके साइंस दिखते हैं तो ये मेंटल इलनेस हो सकती है। परसिस्टेंट सैडनेस, एक्सेसिव वरी या फियर, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, स्लीप या एपेटाइट में चेंजेस, फ्रेंड्स और एक्टिविटीज से विड्रॉल। एजुकेशनल सपोर्ट की बात करें तो इमोशनल सपोर्ट और ट्रस्ट दें, पेशेंटली बिना जजमेंट के सुने, प्रेडिक्टेबल रूटीन्स और स्ट्रक्चर्ड टास्क दें, फ्लेक्सिबल डेडलाइंस बनाएं और एक्स्ट्रा टाइम अलाउ करें, सोशल इंटरेक्शन और पीयर सपोर्ट को एनकरेज करें, स्कूल काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रेफर करें। अब बात करते हैं सेरिब्रल पॉल्सी की यानी सीपी। सीपी मूवमेंट, पोस्चर और मसल टोन से रिलेटेड परमानेंट डिसऑर्डर का ग्रुप है जो डेवलपिंग ब्रेन को डैमेज होने के कारण होता है। टाइप्स ऑफ सीपी: स्पास्टिक, डाइकाइनेटिक, एथॉइड, अटैक्सिक, मिक्स्ड। कॉमन चैलेंजेस: मसल स्टिफनेस या वीकनेस, मूवमेंट और बैलेंस में डिफिकल्टी होना, पुअर हैंड कंट्रोल, स्पीच और कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, ईटिंग या स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी। एग्जाम्पल, एक चाइल्ड के मसल स्टिफ होते हैं, वॉकिंग में डिफिकल्टी होती है और वॉकर यूज करता है। एजुकेशनल सपोर्ट: अडेप्टिव सिटिंग और पोस्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करें, असिस्टिव डिवाइस यूज करें, टास्क के लिए एडिशनल टाइम दें, स्पीच थेरेपी और कम्युनिकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करें, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट इंश्योर करें, पार्टिसिपेशन को एबिलिटी के अकॉर्डिंग एनकरेज करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखिएगा, मेंटल इलनेस ट्रीटेबल है और अर्ली सपोर्ट पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट करता है। सेरिब्रल पॉल्सी मूवमेंट को अफेक्ट करता है, इंटेलिजेंस। अब पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके कॉमन सिम्टम्स है फटीग और टायर्डनेस, ब्लड या डबल विजन, मसल वीकनेस, नंबनेस या टिंगलिंग, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी। फॉर एग्जांपल, एक लर्नर एक्सट्रीम फटीग फील करता है, लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करने में डिफिकल्टी होती है और क्लास एक्टिविटीज के दौरान रेस्ट की जरूरत पड़ती है। एजुकेशनल सपोर्ट की बात करें तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स अलाउ करें, फ्लेक्सिबल शेड्यूल और एक्स्ट्रा टाइम दें, टास्क को स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक करें, हाइड्रेशन और कंफर्ट सिटिंग पर ध्यान दें, क्लास नोट्स या डिजिटल मटेरियल प्रोवाइड कर, पीयर सपोर्ट और इंक्लूजन इंकरेज करें। अब बात करते हैं पार्किंसंस डिजीज की। ये एक ऐसा प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो डोपामाइन प्रोडक्शन कम होने की वजह से मूवमेंट को अफेक्ट करता है। इसके कॉमन सिम्टम्स है ट्रेमर्स या शेकिंग, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, मसल स्टिफनेस, पुअर बैलेंस और पोस्चर, स्पीच और हैंड राइटिंग में चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, एक एडल्ट लर्नर के हैंड राइटिंग के दौरान शेक करते हैं तो वो स्लोली वॉक करता है और टास्क कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लेता है। इसकी एजुकेशनल सपोर्ट में राइटिंग और एक्टिविटीज के लिए एक्स्ट्रा टाइम दें, असिस्टिव डिवाइस यूज करें, प्रॉपर सिटिंग और पोस्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करें, क्लियर इंस्ट्रक्शन दें और जरूरत पड़ने पर रिपीट करें, टास्क को सिंपल स्टेप में डिवाइड करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दूं, एमएस के सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और कभी कभी आते जाते रहते हैं, लेकिन पार्किंसन डिजीज प्रोग्रेसिव कंडीशन है। इसमें अर्ली सपोर्ट, थेरेपी और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट पर्सन की पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करते हैं। अब समझते हैं फिजिकल अपीयरेंस और रेयर डिसेबिलिटीज को। इसमें एसिड अटैक विक्टिम और डार्फिज्म के बारे में हम बात करेंगे। एसिड अटैक विक्टिम वो पर्सन होता है जिसे एसिड अटैक के कारण परमानेंट फिजिकल या साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट फेस करना पड़ता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विजिबल फेशियल या बॉडी स्कार्स, लो सेल्फ एस्टीम और लो कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन या सोशल विड्रॉल, सोशल इंटरेक्शन में बहुत डिफिकल्टी होना। एग्जाम्पल, एक लर्नर फेशियल स्कार्स की वजह से सेल्फ कॉन्शियस फील करता है और ग्रुप एक्टिविटीज अवॉइड करता है। एजुकेशनल सपोर्ट की बात करें तो इमोशनल सपोर्ट दें, इंक्लूजन और पीयर एक्सेप्टेंस एनकरेज करें, बुली फ्री एनवायरनमेंट इंश्योर करें, एबिलिटीज पर फोकस करें, काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें। अब समझते हैं डार्फिज्म को। ये एक ग्रोथ डिसऑर्डर है जो शॉर्ट स्टेचर के कारण बनता है। फॉर एग्जाम्पल,
एक लर्नर इंटेलिजेंट और एक्टिव है लेकिन ब्लैक बोर्ड या टॉप शेल्फ तक नहीं पहुंच पाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो शॉर्ट स्टेचर, जेनेटिक या हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है, सोशल टीजिंग या एक्सक्लूजन फेस कर सकते हैं, एक्सेसिबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। एजुकेशनल सपोर्ट की बात करें तो स्टेप्स, टूल्स और एडजस्टेबल फर्नीचर प्रोवाइड करें, बैरियर फ्री एक्सेस इंश्योर करें, पार्टिसिपेशन एनकरेज करें, रेस्पेक्ट, एम्पैथी और इंक्लूजन प्रमोट करें, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। नेक्स्ट वी हैव हेल्थ कंडीशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। अब हम ब्लड डिसऑर्डर को समझेंगे। ये ब्लड और उसके कंपोनेंट्स को अफेक्ट करते हैं। कॉमन कंडीशन हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, एनीमिया, ल्यूकीमिया। फॉर एग्जाम्पल, हीमोफीलिया वाले लर्नर छोटे से कट से भी लॉन्ग टाइम तक ब्लीड कर सकते हैं। चैलेंजेस, फ्रीक्वेंट फटीग और वीकनेस, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग या इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट की वजह से एब्सेंटिज्म, स्टडीज में पेस मेंटेन करने में डिफिकल्टी, इमोशनल स्ट्रेस और एंजाइटी। एजुकेशनल सपोर्ट की बात करें तो रेस्ट पीरियड अलाउ करें, पेरेंट्स और हेल्थ प्रोफेशनल के साथ कोऑर्डिनेशन रखें, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशियस मील इंश्योर करें, एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करें, इंक्लूजन और पीयर सपोर्ट इंकरेज करें। अब समझते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज को। इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज का कॉम्बिनेशन होना। की फीचर्स है दो या दो से ज़्यादा डिसेबिलिटी का कॉम्बिनेशन, इफेक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट और प्लानिंग की ज़रूरत होती है। एजुकेशनल सपोर्ट की बात करें तो आईईपी का यूज़ करें, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम सपोर्ट दें, असिस्टिव डिवाइस और टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें, फैमिली इन्वॉल्वमेंट और कम्युनिकेशन बूस्ट करें, स्ट्रेंथ और लाइफ स्किल्स पर फोकस करें। अब समझते हैं क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जो मूवमेंट, कॉग्निशन या डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं। इसके की फीचर्स हैं लॉन्ग टर्म और ऑफन प्रोग्रेसिव कंडीशंस, मूवमेंट, मेमोरी, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। इम्पैक्ट माइल्ड से सीवियर तक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एपिलेप्सी वाला लर्नर टेस्ट के दौरान एक्स्ट्रा टाइम और सीजर्स के समय क्वाइट प्लेस की ज़रूरत महसूस कर सकता है। टीचर सपोर्ट की बात करें तो सेफ्टी इंश्योर करें, रेस्ट ब्रेक अलाउ करें, स्ट्रेस रिड्यूस करें, स्ट्रक्चर्ड रूटीन मेंटेन करें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ कोऑर्डिनेट करें। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन वो है जिसका लेप्रोसी का ट्रीटमेंट हो चुका है और अब इन्फेक्शियस नहीं है। लेप्रोसी को हांसेन डिजीज भी कहा जाता है। ये एक स्लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो स्किन डैमेज करता है, नर्व डैमेज करता है और नम्ब स्किन पैचेस बनाता है। एंटीबायोटिक्स और प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ ये 100% क्योरेबल है और इजीली स्प्रेड नहीं होता। की फीचर्स, ट्रीटमेंट के बाद इन्फेक्शियस नहीं रहता, फिजिकल डिफॉर्मिटीज या नर्व डैमेज हो सकता है, सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन फेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लर्नर के हैंड्स या फीट में विजिबल डिफॉर्मिटीज या सेंसेशन लॉस हो सकता है। टीचर सपोर्ट की बात करें तो इंक्लूजन प्रमोट करें, डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करें, एक्सेसिबल सीटिंग प्रोवाइड करें, सेल्फ एस्टीम को सपोर्ट करें। अब समझते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी एंड थैलेसीमिया। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी स्पीच प्रोडक्शन, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन या एक्सप्रेशन में डिफिकल्टी को रेफर करता है। इसके की फीचर्स है स्पीच क्लैरिटी अफेक्ट होना, स्टैमरिंग या लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी होना। ये डेवलपमेंटल या फिर एक्वायर्ड दोनों हो सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, लर्नर वर्ड्स प्रोनाउंस करने या फ्लुएंट सेंटेंस बनाने में डिफिकल्टी फील करता है। टीचर सपोर्ट की बात करें तो क्लियरली स्पीक करें, एक्स्ट्रा टाइम दें, विजुअल क्यूज का यूज करें, इंस्ट्रक्शन को स्मॉल स्टेप में ब्रेक करें, एक्सप्रेशन एनकरेज करें। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है और अनीमिया का कारण बनता है। फीचर्स की बात करें तो फटीग, वीकनेस और पेल स्किन, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत हो सकती है, अनट्रीटेड रहने पर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लर्नर जल्दी टायर्ड फील करता है और रेगुलर मेडिकल केयर और रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। टीचर सपोर्ट की बात करें, रेस्ट ब्रेक अलाउ करें, फटीग मॉनिटर करें, पेरेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ कोऑर्डिनेट करें और सेफ एनवायरनमेंट इंश्योर करें। नेक्स्ट भी है ब्लड डिसऑर्डर्स। इसमें हम बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसकी कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से खून जल्दी जमता नहीं है। छोटी सी इंजरी भी ज़्यादा ब्लीडिंग का रीज़न बन सकती है। ऐसे बच्चों में इजी ब्रूजिंग, जॉइंट्स, मसल्स में ब्लीडिंग और डिलेड क्लॉट फॉर्मेशन देखा जा सकता है। स्कूल में हमें सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए, इंजरी प्रिवेंशन पर फोकस करना चाहिए और इमरजेंसी प्लान रेडी रखना चाहिए। अब बात करते हैं सिकल सेल डिजीज की। इस कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स
नॉर्मली गोल शेप के बजाय सिक्कल यानी कि क्रेसेंट शेप यानी कि मून, हाफ मून वाली शेप के हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन को इफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए बच्चे को अनीमिया, वीकनेस, फटीग, पेन एपिसोड्स और इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। टीचर के रूप में हमें हाइड्रेशन, रेस्ट ब्रेक्स और एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। एग्जाम ट्रिक के लिए याद रखिए, हीमोफीलिया इज द क्लॉटिंग फैक्टर प्रॉब्लम एंड सिकल सेल इज द आरबीसी शेप प्रॉब्लम। लास्टली अब हम समझेंगे अदर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी को। आरपीडी एक्ट में एक फ्लेक्सिबल कैटेगरी भी दी गई है जिसे अदर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कहा गया। कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो 21 बेंचमार्क डिसेबिलिटी में नहीं फिक्स हो पाती है, लेकिन फिर भी उनसे सिग्निफिकेंट फंक्शनल लिमिटेशन होती है। ऐसी कंडीशन को इस कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स में रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, कॉन्जेनिटल एनोमलीज, रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और अनकॉमन सिंड्रोम्स शामिल हो सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर का फोकस डिसेबिलिटी के नाम पर नहीं बल्कि चाइल्ड की एक्चुअल नीड्स पर होना चाहिए। इसके लिए आईईपी, एकोमोडेशन, फंक्शनल असेसमेंट, फ्लेक्सिबल टीचिंग और मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एमसीक्यू प्रैक्टिस पार्ट। यहाँ मैंने आपको 20 एमसीक्यूज दिए हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने होंगे। प्लीज ऑनेस्टली इन्हें अटेम्प्ट कीजिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी डिसेबिलिटी पर बहुत स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आई होप आज का ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा समझा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड डे 5 पे हम अब पढ़ने वाले हैं नेशनल पॉलिसीज, कमीशंस एंड एक्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, मैंने स्पेशली इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला नेशनल पॉलिसीज, कमीशन एंड एक्ट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, दूसरा इंक्लूसिव एजुकेशन इनिशिएटिव एंड थर्ड पार्ट में मैंने सारे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, एक्ट्स एंड पॉलिसीज को कवर किया है जिन्हें हम आने वाले नेक्स्ट 3 डेज में पढ़ेंगे।